Good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College in Chemistry Department. हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे थे. बेसिक पार्ट थर्ड ईयर में आपके सिलेबस में है, दिया हुआ है. हम लोग पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 11th-12th में आप थोड़ा बहुत इससे फैमिलियर हैं. हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग है, क्या होता है. तो उसमें डिफाइन किया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाली कमी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाली वृद्धि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों से ही हम रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में. साथ ही लास्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो देख चुके हैं, एक्टिव मास लॉ जिसे कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान नियम और वेग नियम में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़ी बड़ी क्लासेस, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है कि डिफरेंस क्या है. हम कंफ्यूज होते हैं कि वेग नियम और सक्रिय द्रव्यमान नियम सेम है, जबकि वो सेम नहीं है. जो एक्टिव मास लॉ या सक्रिय द्रव्यमान का नियम है वो एक थ्योरेटिकल नियम है, जिसमें कहा जाता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ना. और जब वो गुणनफल के समानुपाती होता है उसमें कांस्टेंट हम लगा देते हैं, वो कहलाता है के, जिसे कहते हैं वो कहलाता है के, जिसे हम रेट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, वेग नियतांक के नाम से जानते हैं. तो ये तो हो गया सक्रिय द्रव्यमान का नियम. जबकि वेग नियम है वो एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है या प्रैक्टिकल लॉ है, सॉरी. तो उसके अंदर हम जब तक प्रैक्टिकल ही नहीं करेंगे तब तक हम ये बताएंगे, हम नहीं ये दिखा पाएंगे किसी भी रिएक्शन के लिए कि वेग नियम के अनुसार उसका रेट इक्वेशन क्या है. क्योंकि जो वेग नियम है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन चेंज से उस रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ रहा है. वो रिएक्शन बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, डबल ट्रिपल क्या हो रही है या कम हो रही है. तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है. तो सक्रिय द्रव्यमान नियम थ्योरेटिकल नियम हो गया, वेग नियम प्रैक्टिकल नियम हो गया. लास्ट क्लास खत्म करते करते मैंने आपको ये कहा था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे औसत वेग और तात्कालिक वेग के बारे में. तो वेग भी दो तरह का हो गया. क्यों हो गया, उसको हमने किस तरह ज्ञात किया है इसके लिए. तो एक हो गया एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन या तात्कालिक वेग. तो जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन. वो क्या है, एवरेज रेट है. एवरेज रेट क्या हुआ कि हम अब जानते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. हम ये भी जानते हैं कि कंसंट्रेशन समय के साथ बदलती रहती है. रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, प्रोपोगेट करेगी आगे, वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी. तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होना चाहिए. तो हम अगर कहते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग ये है, तो ये बात सही नहीं होगी. जो हम बात कर रहे हैं कि इस अभिक्रिया का औसत वेग ये है, तो वो बात ठीक है ना. तो औसत वेग क्या है, एक अभिक्रिया का औसत एवरेज रेट दे दिया हमने कि इसका वेग ये रहता है ना. लेकिन जब हम बात करते हैं तात्कालिक वेग की, तब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर समय पर अभिक्रिया का क्या वेग है. उसको निकालने का ग्राफिकल तरीका होता है, वो हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ओके, एवरेज रेट यहां तक हम कर चुके थे, सक्रिय द्रव्यमान वेग नियम का. औसत वेग एवं तात्कालिक वेग, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट क्या है, रेट है dc अपॉन dt, कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये रेट ऑफ द रिएक्शन है. पर ये क्या है, एवरेज रेट है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. क्योंकि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है या वेग है वो सांद्रता पर निर्भर होता है. अर्थात जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी रिएक्शन बढ़ेगी, अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है ना.
तो अतः किसी भी अंतराल पे, किसी भी समय अगर हम कहें कि अभिक्रिया का वेग ये है, तो वो बात गलत होगी, क्योंकि अभिक्रिया का वेग स्थायी नहीं होता है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है ना। तो जब हम वेग की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम की वेग की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं औसत वेग की। औसत वेग और जो वास्तविक वेग या तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग जो है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जितने छोटे अंतराल के लिए हम औसत वेग की बात करेंगे, ये जो अंतर है वेलोसिटी ऑफ जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शन है, और जो तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग है, जो उन दोनों के बीच जो अंतर है वो बहुत ही कम होगा, जितना छोटे अंतराल के लिए हम ये रेट निकालेंगे। ये एक ग्राफिकल तरीका है इसको निकालने का, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, ये प्लॉट है, एक प्लॉट हम इससे पहले देख चुके हैं, है ना, दोनों कंबाइंडिंगली हमने देखा है, ऊपर ही देखा था। देखिए ये वाला, कि जैसे जैसे रिएक्शन टाइम गुजरता है, प्रोपोगेट होता है, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन धीरे 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 कम होती जा रही है, और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो इसी ग्राफ को हम यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं। ये ग्राफ हो गया रिएक्टेंट के लिए, ये ग्राफ हो गया प्रोडक्ट के लिए। ये ग्राफ मैंने एनसीईआरटी की किताब से लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में ग्राफ दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है अभिकारकों की सांद्रता और ये है समय, ठीक है। ये ग्राफ खींचा हुआ है रिएक्टेंट के लिए। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या, ये कम होती जा रही है, ओके। अब क्या हो रहा है, पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन में मान लो इस, ये बड़ा एक अंतराल है जहां पर अभिकारकों की सांद्रता पहले थी सपोज R1, कम होती जा रही है ना, और बाद में हो गई R2। तो जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है वो निकाल लेंगे हम, वो कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1, इसमें से ये घटा देंगे। नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ऐसे टाइम T2 माइनस T1, ये आगे वाला टाइम है, ये पीछे वाला टाइम है ना। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, ये हो गया टाइम। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो माइनस dr अपॉन dt, ये क्या बता, सॉरी ये क्या बताएगा, सॉरी ये माइनस dr अपॉन dt, ये क्या बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यही ऐसे ही आ जाइए प्रोडक्ट पे। जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, P2, P2 कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, P2 माइनस P1, ये तो आ गया जो अभी प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ गया, वो आ गया। और T2 माइनस T1, ये टाइम चेंज आ गया। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ ये पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। तो ये भी एक फिनोमेना, ये भी एक तरीका है क्या निकालने का, वेग निकालने का। तो ये तो हो गया औसत वेग निकालने का, एवरेज रेट, है ना। एवरेज रेट निकाल रहे हैं, एक समय अंतराल, इतना सारा लंबा अंतराल है, उसके बीच में क्या वेग है हम निकाल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की या तात्कालिक वेग की। तो तात्कालिक वेग जब हमें निकालना होगा, तो जो समय अंतराल है वो हमें बहुत ही छोटा लेना होगा, बहुत छोटा सा। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो ग्राफ आ रहा है इस पर एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ये लाइन खींचिया, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा, इस पे ये देखिए, ये छोटा हुआ एक पॉइंट है बस, टी, इस टी पर, ठीक है। तो इस लाइन का जो समय अंतराल है dt, ये बहुत ही स्मॉल टाइम है। इसी में जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है dr, वो बहुत ही छोटा है। तो माइनस dr अपॉन dt, ये जो आएगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें बता देगा कि क्या यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन या तात्कालिक वेग। सेम ऐसा ही प्रोडक्ट के केस में बहुत छोटा सा अंतराल लिया है, ठीक है। ये छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, और dp है इस टाइम इंटरवल में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इससे जो निकालेंगे ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो औसत वेग हो गया बड़े अंतराल के लिए, और तात्कालिक हो गया ये छोटे से अंतराल के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। और इसका कारण भी हम समझ चुके हैं अभी तक,
कि किसी भी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग हमेशा अधिकतम होता है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता पर। क्रियाकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ द रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये था इंस्टेंटेनियस वेट, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है वेग की इकाई, यूनिट ऑफ द रिएक्शन। तो यूनिट क्या है रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन हमने जान लिया, हाँ? यूनिट क्या है? तो वेग किसे डिफाइन किया हमने? सांद्रता डिवाइडेड बाय समय, ये लिया ना, क्योंकि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही वेग है। तो सांद्रता डिवाइडेड बाय समय। सांद्रता हमने लिया एक्टिव मास, ठीक है, आणविक सांद्रता वो हो गया मोल पर लीटर, समय लिया सेकंड्स में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हो गया वेग की इकाई। ठीक है, तो दो चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए अभी, एक तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या है। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का, इनमें अंतर बताइए। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना है और साथ में ये सब डिफाइन करना है, और ये वेग की इकाई है। इसके बाद आते हैं हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि काइनेटिक्स स्टडी है जो है रासायनिक बल गतिकी है, उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पढ़ते हैं, अभिक्रिया कैसे हो रही है उसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, और उस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हम इन चीजों को जान पाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम कौन से कारक उसमें पैदा करें कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो कम से कम रिएक्टेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल पाए, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं हमारे पास। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अनगिनत या बिल्कुल इनफाइनाइट चीजें हो, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें जो है उसी से कुछ बनाना है। तो कम से कम में कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद हम प्राप्त कर पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि इस अभिक्रिया की हम मैकेनिज्म जान सकें, उस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को हम जान सकें, कौन से कारक हैं कि वो उसको स्पीड को बढ़ा घटा सके, उत्पाद को बढ़ा या घटा सके। तो कुछ कारक हम इस क्लास में आज लेते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है अभिक्रिया का ताप। ठीक है, तो सामान्यतः ताप जो है वो अभिक्रिया वेग के समानुपाती होता है, और ये एक अवधारणा नहीं कहे, इसको कहें कि जनरलाइजेशन कह रहे हैं, ये जनरलाइज है कि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जब वृद्धि होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से अभिक्रिया का वेग लगभग दुगना हो जाता है। ठीक है, और इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, तापमान गुणांक के नाम से भी जानते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि से, है, उसको आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अणुओं की टक्कर, संघट, कोलिजन, ये आगे थ्योरी में पढ़ेंगे हम। जब तक अणुओं की टक्कर नहीं होती है तब तक रिएक्शन नहीं होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो अणुओं की, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उनकी टक्कर ही बढ़ जाती है, उससे टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लगभग दुगना हो जाता है। ये रीजन है। ठीक है, सेकंड है अभिकारकों की सांद्रता। तो सामान्यतः क्या है? अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि अभिकारकों की सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अभिक्रिया वेग के। इसका कारण क्या है? वही जैसे हमने टेम्परेचर से देखा गति जो है वृद्धि हो रही है, ऐसे ही जितने ज्यादा अभिकारक होगा उतनी उसमें कोलिजन की संभावना बढ़ जाएगी, है ना, संघट की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण यही है कि जब बारिश होती है ना,
तो लोहे में जो जंग है वो ज्यादा लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन बढ़ जाता है। कारण क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या क्या रिएक्टेंट है, पानी है, ऑक्सीजन है ना, वो सब उसको ज्यादा मिलने लग जाता है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन बढ़ जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रिएक्शन रेट ज्यादा होगी। तीसरा है क्रियाकारकों की प्रकृति। तो जितने कमजोर बंध क्रियाकारक में होंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है। जितने कमजोर बंध होंगे उतना ही अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी हम अभी कुछ कारक रह गए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।